वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं और वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। पिछले कुछ सालों में वक्फ की परिभाषा और दायरा बदला है। शुरुआत में 1954 के वक्फ अधिनियम ने इस अवधारणा का विस्तार करते हुए इसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और वक्फ औलाद को शामिल किया, जिससे संपत्तियों को वक्फ माना जा सकता था अगर उनका उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता था या औपचारिक समर्पण के बिना भी पारिवारिक संदर्भ में समर्पित किया जाता था। हालांकि 1995 के अधिनियम ने परिभाषा को व्यापक बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संपत्तियां वक्फ के रूप में वर्गीकृत रहेंगी, भले ही उनका उपयोग बंद हो जाए। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि यह तभी वर्गीकृत रहेगा जब वक्फ संपत्तियों को अधिक स्थायी बनाया जाएगा। 2013 में एक बड़ा बदलाव तब हुआ जब संशोधन ने किसी भी व्यक्ति को, न कि केवल मुसलमानों को, स्थायी रूप से वक्फ के रूप में संपत्ति समर्पित करने की अनुमति दी। इसने वक्फ संपत्तियों के संभावित पूल को व्यापक बना दिया, जिससे गैर मुसलमानों के योगदान के लिए इसे खोल दिया गया। वक्फ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वक्फ को इस्लामी न्यायशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक माना जाता है। हालांकि पवित्र पुस्तक में वक्फ शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। कुछ आयतों में देखी गई अवधारणाएं अर्थपूर्ण हैं। इस विचार का मूल उद्भव पैगंबर के शब्दों और कार्यों में पाया जा सकता है। जब उमर ने खैबर में सम्मग नामक भूमि के एक टुकड़े के पवित्र उपयोग के लिए पैगंबर से सलाह मांगी, तो पैगंबर ने कहा, वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं और वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। पिछले कुछ सालों में वक्फ की परिभाषा और दायरा बदला है। शुरुआत में 1954 के वक्फ अधिनियम ने इस अवधारणा का विस्तार करते हुए इसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ और वक्फ औलाद को शामिल किया, जिससे संपत्तियों को वक्फ माना जा सकता था अगर उनका उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता था या औपचारिक समर्पण के बिना भी पारिवारिक संदर्भ में समर्पित किया जाता था। हालांकि 1995 के अधिनियम ने परिभाषा को व्यापक बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संपत्तियां वक्फ के रूप में वर्गीकृत रहेंगी, भले ही उनका उपयोग बंद हो जाए। संपत्ति को बांधो और उसका उपयोग मनुष्यों को समर्पित करो और इसे बेचा या उपहार या विरासत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इसकी उपज को अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और गरीबों को ईश्वर के मार्ग में समर्पित करो। संक्षेप में, पैगंबर ने खैबर की छावनी में जो जमीन हासिल की थी, उसे यात्रियों के इस्तेमाल के लिए समर्पित कर दिया। इसी तरह अबू बकर ने अपने बच्चों के पक्ष में एक वक्फ बनाया। विद्या वरुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालुसामी अय्यर 2 AIR 1922 PC 123 में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के अनुसार वक्फ का अर्थ है संपत्ति को ईश्वर सर्वशक्तिमान के स्वामित्व में बांधना और लाभ को मानव के लाभ के लिए समर्पित करना। भारत में वक्फ की अवधारणा इस्लामी शासन के आगमन के साथ शुरू हुई थी। उस अवधि के दौरान वक्फ प्रबंधन सैद्धांतिक रूप से बहुत केंद्रीकृत प्रकृति का था। भारत में वक्फ का विचार दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे इस्लामी शासन फलता फूलता गया, वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। उस अवधि के दौरान वक्फ संस्थाओं ने इस्लामी विद्वत्ता और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश पूर्व भारत में वक्फ का धर्मांतरण और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विनियोग से भी गहरा संबंध था। अपनी पुस्तक द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, ए हिस्ट्री ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द मुस्लिम फेथ
में थॉमस अर्नोल्ड ने सूफियों को गैर मुसलमानों के बीच इस्लामी मिशनरी के रूप में चित्रित किया है। इतिहासकार मुज़फ़्फ़र आलम ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेजेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इंडिया 1200 से 1800 फीट में भी उल्लेख किया है कि सूफी हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करते थे। रिचर्ड ईटन ने अपनी पुस्तक अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम इन इंडिया में इस प्रक्रिया को संवर्धन और सुधार कहा है, जिसके तहत सूफी संत हिंदू स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाते थे और नाममात्र के लिए आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करते थे। शुरुआती दिनों में ब्रिटिश भारत ने हिंदू और मुस्लिम बंदोबस्ती में हस्तक्षेप करने से परहेज किया। पहला विनियमन, जो बंगाल कोड विनियमन 1810 था, का उद्देश्य मस्जिदों, मंदिरों और सार्वजनिक भवनों के रखरखाव के लिए किराए और उत्पादन का प्रबंधन करना था। इसी तरह मद्रास कोड विनियमन 1817 मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए उसी पर केंद्रित था। इन विनियमों ने ब्रिटिश सरकार को धार्मिक ट्रस्टों की देखरेख करने और सख्त नियंत्रण के माध्यम से उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की अनुमति दी। 1839 तक ईसाई मिशनरियों की आपत्तियों के कारण अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण कम कर दिया, जिससे मंदिर और मस्जिद के धन का कुप्रबंधन और गबन होने लगा। तत्कालीन सरकार ने 1863 का धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सरकार को सीधे नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और जरूरत पड़ने पर अदालत के हस्तक्षेप के साथ स्थानीय समितियों द्वारा प्रबंधन शुरू किया गया। 1890 के चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट ने चैरिटेबल संपत्तियों के लिए कोषाध्यक्षों की स्थापना की। 1920 में चैरिटेबल और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम ने किसी भी इच्छुक व्यक्ति को ट्रस्टों की न्यायिक निगरानी की अनुमति दी, जिससे अधिक कठोर नियंत्रण प्रदान किया गया। 1894 में अब्दुल फता मोहम्मद इशाक बनाम रुसोमॉय धुर मामले में एक फैसला आया, जो इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला बन गया। इसने फैसला सुनाया कि मुख्य रूप से परिवार को लाभ पहुंचाना तब तक अमान्य है जब तक कि वे दान के लिए समर्पित न हों। इस फैसले से असंतुष्टि के कारण 1913 का मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम पारित हुआ, जिसने इसे उलट दिया। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम में उचित लेखाजोखा रखने का प्रावधान था, लेकिन कुप्रबंधन जारी रहा। इसके अलावा बंगाल वक्फ अधिनियम 1934 और बिहार वक्फ अधिनियम जैसे संशोधन पेश किए गए। इन कानूनों ने साबित कर दिया कि मुस्लिम बंदोबस्तों के प्रबंधन के लिए समर्पित कानूनों की आवश्यकता थी, जो पिछले धर्मनिरपेक्ष कानूनों के विपरीत थे। स्वतंत्रता के बाद और देश के विभाजन के बाद 1947 के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1923 का मुसलमान वक्फ अधिनियम लागू हुआ। हालांकि 1954 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ अधिनियम 1954 पेश किया, जिसने इन संपत्तियों के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दे। इसने महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ वक्फ बोर्ड भी स्थापित किए। हालांकि इसने सरकार की मंशा, विशेष रूप से एक समुदाय के विलुप्तीकरण के बारे में संदेह पैदा किया। इस अधिनियम ने स्वतंत्रता पूर्व के कई कानूनों को निरस्त कर दिया और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बड़े पैमाने पर बदल दिया। 1984 में वक्फ जांच समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ, जिसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन का पुनर्गठन करना और वित्तीय तथा परिचालन संबंधी खामियों को दूर करना था। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया, विशेष रूप से वक्फ आयुक्त को दी गई शक्तियों के कारण अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। बाद में वक्फ अधिनियम 1995 को अधिनियमित किया गया, जिसमें पिछले कानूनों को समेकित और संशोधित किया गया। इसमें 1984 के संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय अभी भी इसके खिलाफ था,
जिसके कारण सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर वक्फ को और अधिक शक्तियां देते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 को अधिनियमित किया गया। वक्फ पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ बोर्ड को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें व्यापक परिभाषाएं और स्वप्रेरणा से सर्वेक्षण प्राधिकरण शामिल हैं। यह वक्फ प्रशासन के लिए अन्य देशों के दृष्टिकोण से अलग है। कई मुस्लिम बहुल देशों में विभिन्न ऐतिहासिक और आधुनिक प्रथाएं उनके कानूनी ढांचों और प्रशासनिक संरचनाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, तुर्की ने वक्फ प्रबंधन को फाउंडेशन के जनरल डायरेक्टरेट के तहत केंद्रीकृत किया, जिससे ओटोमन साम्राज्य के बाद इसके प्रशासन का आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण हुआ। कुवैत और सीरिया ने भी अपने संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से केंद्रीकृत प्रणाली को अपनाया, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया। इंडोनेशिया वक्फ बोर्ड के तहत एक केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करता है, जो डिजिटलीकरण और शासन सुधार पर जोर देता है। लेबनान और सऊदी अरब अपने संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों के साथ केंद्रीकृत दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जिससे वक्फ का उचित उपयोग सुनिश्चित होता है। मजलिस उगमा इस्लाम सिंगापुरा के तहत सिंगापुर का केंद्रीकृत वक्फ प्रशासन सुव्यवस्थित प्रबंधन और इस्लामी सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है। यूएई में एक संघीय केंद्रीकृत प्रणाली है, जिसका ध्यान आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय विकास में एकीकरण पर है। इराक का वक्फ प्रशासन सांप्रदायिक आधार पर विभाजित है, जिसमें सुन्नी और शिया बंदोबस्तों के लिए अलग अलग कार्यालय हैं, जो भारत की गैर सांप्रदायिक लेकिन विकेंद्रित प्रणाली के विपरीत है। ओमान ने हाल ही में वक्फ प्रशासन को धर्मस्व और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अधीन केंद्रीकृत कर दिया है, जिसमें व्यावसायिकता और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके विपरीत, राज्य विशिष्ट बोर्डों वाली भारत की विकेंद्रीकृत प्रणाली प्रबंधन और प्रभावशीलता में भिन्नता लाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।